तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 210 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था कुरोदा हिकारू को किडनैपर्स जिस कार पे लेके जा रहे होते हैं, चोंगो सिन ने उस कार का कबाड़ा कर दिया होता है और मैनेजर किम अपने दुश्मनों को कहते हैं, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, आखिर कुरोदा हिकारू कहाँ है। लेकिन दूसरी तरफ एल्बर्ट और डायरेक्टर के बीच में बात चल रही होती है स्पेशल ब्यूरो के। इनकी बातें थोड़ी सी सेंसिटिव मूड में आ चुकी होती है और एल्बर्ट डायरेक्टर को कहता है, एक बार फिर से कहना, अभी अभी आपने ये क्या कहा। हमें कुरोदा हिकारू को रेस्क्यू करने का काम मिला है, लेकिन अब आप हमें बोल रहे हो अगर हम उसे जिंदा वापस नहीं ला सकते तो हम उसे मार दें। इसके बाद शाशा कहती है, और इस सब की वजह ये है कि नॉर्थ कोरिया अब उसे अपने साथ नहीं रख सकता। आखिर आप ये क्या बोल रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ मैनेजर किम और शोंगो पलटी हुई कार की तरफ जा रहे होते हैं और मैनेजर किम शोंगो को कहते हैं, अगली बार जब तुम अपने हाथ में चाकू पकड़ो तो तुम्हें अपनी कलाई हल्की सी मोड़नी चाहिए। अगर तुम्हें मेरी बातें समझना मुश्किल लग रहा है तो तुम वन शॉक की वीडियो देख सकते हो। नहीं, मैं समझ गया, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। तो ठीक है, अब जाके कार के अंदर की तलाशी लो। अगर कार की टक्कर से हमारे एजेंट को कोई दिक्कत हुई होगी तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। जी सर, मैं चेक कर रहा हूँ। लेकिन ये क्या, जरा इधर आके देखिए, लगता है यहाँ पे कोई भगोड़ा है। दरअसल एक बंदा जो कार एक्सीडेंट में न्यू जनरेशन का बच गया था, वो कुरोदा हिकारू को यहाँ से उठा के भाग रहा होता है और काफी आगे भाग भी चुका होता है। इस बंदे का नाम मैंने आपको पहले नहीं बताया था, लेकिन अभी बता देता हूँ। ये है न्यू जनरेशन का पार्क कैंगशन, जो कि यहाँ से भागते हुए खुद से कहता है, शिट, मैंने सोचा नहीं था मेरे पीछे भी लोग लगे हुए हैं। ये हरामजादी 1244, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसे अपने साथ लेके जाना होगा। हिकारू का मुंह भी बंद होता है, इसलिए वो अभी कुछ बोल भी नहीं पा रही होती और ना ही चिल्ला पा रही होती है, लेकिन वो कोशिश कर रही है। इसका मतलब उसे होश आ चुका है। ये देख के पार्क कैंगशन उसको कहता है, ओह, तो तुम्हें होश आ गया हाँ। लेकिन इतने में ही एक लात इसके मुंह की तरफ आती है जो इसके बस पड़ने ही वाली थी, लेकिन ये बहुत ही फुर्ती से उस लात से बच जाता है और ये लात मारी होती है डायरेक्टर नैम ने। वैसे नैम अब डायरेक्टर नहीं रहा, अब ये मैनेजर तक की पोस्ट का है। तो खैर पार्क कैंगशन हिकारू को लेके थोड़ा सा पीछे हो जाता है और नैम उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, आखिर तो इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है, हमें दूसरी कंट्री में ऐसे लफड़ा नहीं करना चाहिए, हमें इस मामले को शांति से निपटा देना चाहिए, प्यार से। मैंने सही कहा ना। तुझे देख के मैं बता सकता हूँ तू भी एक प्रोफेशनल है, इसलिए मैं तुझे एक ऑफर देता हूँ, जिस बंदी को तूने बंदी बना रखा है उसको वहीं पे छोड़ और भाग जा। कभी कभी भाग जाना शर्मनाक नहीं होता, ये वो सबसे नजदीकी चीज है जो तू कर सकता है जब तू अपनी दिल की सुनता है। और हाँ, मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी पहले एक लड़ाई से भागा हूँ, मैं बस तुझे यहाँ पे एक मौका दे रहा हूँ अपने फैसले लेने की क्षमता को इम्प्रूव करने का। दरअसल यही सब कुछ एक बारी नैम के साथ भी हुआ था जब उसका पाला असली मॉन्स्टर्स से पड़ा था और नैम की फैसले लेने की क्षमता काफी ज्यादा बढ़िया थी, इसलिए नैम वहाँ से भाग गया था। अच्छा फैसला किया था उसने, क्योंकि अगर नैम वो फैसला ना करता तो नैम आज यहाँ पे खड़ा ना होता। और यही चीज नैम यहाँ पे पार्क कैंगशन के साथ कर रहा होता है। लेकिन कैंगशन अपनी जेब से गन निकालते हुए कहता है, हाँ सही कहा, तुझे जल्दी फैसला करना होगा अगर तुझे अपनी जान बचानी है। और जहाँ तक मेरे फैसले का सवाल है तो वो ये रहा। ये कह के कैंगशन नैम के ऊपर गोलियां चला देता है, लेकिन नैम ने शायद ये पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था, इसलिए वहाँ से हट के एक दीवार के पीछे छुप जाता है और वहीं से कैंगशन को कहता है, तो तूने ये फैसला करा है, बहुत बेकार फैसला है, तुझे नहीं पता तूने अभी कितनी बड़ी। नैम बीच में ही अपनी बात रोक देता है क्योंकि कैंगशन ने अभी अभी हिकारू की टांग में भी गोली मार दी है, इसलिए ये सब कुछ देख के नैम अपने मन में कहता है, ये क्या, उसने उसके पैर पे गोली मार दी। इसके बाद कैंगशन नैम को कहता है, इसको यहाँ से उठा के भागना मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन सा है, क्योंकि मुझे सेम टाइम पे भागते हुए तुम लोगों से भी लड़ना होगा, इसलिए इससे बढ़िया ये है कि मैं इसको जख्मी कर दूं ताकि तुम लोग मुझ तक देर में पहुंचो और उसी वक्त का फायदा उठा के मैं अपने बंदों को भी बुला सकता हूँ मदद के लिए और वापस से अपने बंदों के साथ तुमसे इसको छीन के लेके जा सकता हूँ। वैसे भी मुझे बस इसको जिंदा वापस लेके जाना है। नैम समझ चुका होता है कि ये बहुत ही ज्यादा हरामखोरी वाली टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा है और इतने में ही पार्क कैंगशन यहाँ से भाग जाता है और नैम पहुँचता है हिकारू के पास। इसके अगले सीन में हम देखते हैं एल्बर्ट लोगों की मीटिंग का सीन, जहाँ पे ना जाने क्यों 17 वेनस के एक बंदे के पसीने छूट रहे होते हैं और डायरेक्टर कहता है, हमारे देश की इंटेलिजेंट एजेंसीज में दो टाइप के एजेंट्स होते हैं, एक होते हैं व्हाइट एजेंट्स जिनकी पहचान हमारे डाटाबेस में रजिस्टर्ड होती है और दूसरे एजेंट होते हैं ब्लैक एजेंट्स जिनकी पहचान छुपाई जाती है। लेकिन एक ऐसा भी ग्रुप है जो इन दोनों ही कैटेगरीज में फिट नहीं बैठता है, जिनकी मौजूदगी को मिटा दिया गया है और हम उन लोगों को कहते हैं शैडोज। आखिर इस सब का क्या मतलब हुआ? शैडोज का ग्रुप नॉर्थ कोरिया के हाई रैंकिंग एलिट से भरा हुआ है। ये लोग इतने ज्यादा सीक्रेट होते हैं, अगर ये लोग एक दूसरे से भी मिलेंगे तो एज अ एजेंट वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे। ये एक टॉप सीक्रेट बात है
जिस शैडो को अब तक सबसे ज्यादा काम करते हुए टाइम हुआ है उसे 40 साल हो चुके हैं एज अ एजेंट, और इस तरीके के एजेंट्स का सिर्फ संपर्क होता है कुरोदा हिकारू से। अब तक ऐसे एजेंट्स अपने मिशंस को बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा कर रहे थे, लेकिन अगर कुरोदा हिकारू को पकड़ लिया गया तो कुछ ऐसा हो सकता है जो हमारे कंट्रोल से बाहर होगा। यहाँ पे आपको आसान शब्दों में बता देता हूँ कि कुरोदा हिकारू को अगर दुश्मनों ने पकड़ लिया तो वो उससे जानकारी निकलवाएंगे शैडोज की, और शैडोज की अगर जानकारी सबके सामने आ गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मतलब कोई एजेंट जितना ज्यादा सीक्रेट तरीके का हो सकता है ना, शैडोज वही एजेंट है जो बहुत ज्यादा सीक्रेट होते हैं, जो कि दूसरी कंट्रीज में 40-40, 50-50 साल बिता देते हैं अपनी पहचान बदल के। लेकिन अच्छी बात यह है कि हिकारू अब मैनेजर किम लोगों के पास है, लेकिन गोली लगने की वजह से हिकारू की हालत खराब होती है और नैम उसको कहता है, हे, क्या तुम ठीक हो? होश में आ जाओ। मैनेजर किम कहते हैं, उन लोगों ने जरूर इसको किडनैप करने के बाद इसको जहर दिया होगा, और अगर अभी मैं सही सोच रहा हूँ तो हमारे पास अभी वक्त की बहुत कमी है। अगर मैं ठीक तरीके से दुश्मन के हिसाब से टाइम को कैलकुलेट करूँ तो वो लोग पहले अपने टारगेट को नॉर्थ कोरिया ले जाते, उसके बाद सारी जानकारी निकलवा के इसको जान से मार देते। इसका मतलब इसकी आखिरी सांसें लगभग इसके आगे 4 घंटे तक चलेगी, और कम से कम हम इसे डॉक्टर के पास 2 घंटे के अंदर लेके जाना होगा, क्योंकि अगर इसे 2 घंटे के अंदर इलाज नहीं मिला तो हम नहीं कह सकते कि क्या होगा। दूसरी तरफ एल्बर्ट डायरेक्टर को कहता है, तो हम आसान शब्दों में अगर सारी बातों को समझे, अगर कुरोदा हिकारू दुश्मन के हाथ में लग जाती है तो इसका मतलब फिर ये है उसके बाद सारे के सारे शैडोज मारे जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होगा तो हमें लगभग कितना नुकसान हो सकता है? अगर ऐसा होता है तो सारे शैडोज की पहचान सबके सामने आ जाएगी, और शैडोज के साथ और जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व होंगी वो सारी भी खत्म हो जाएंगी। अगर हम मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो हमें कुछ बिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, जो हम अपना हर एक एजेंट खोएंगे उनकी जगह में कोई नया आएगा जिसको हमें ट्रेनिंग देनी होगी, और उस चीज में भी बहुत ही बड़े पैमाने में पैसा खर्च होगा। ये सारी चीजों की वजह से हमारे मिशंस मिट्टी में मिल जाएंगे, और हमें अब तक जितनी भी सीक्रेट तरीके से जानकारियां मिलती हैं वो आना बंद हो जाएंगी। अगर मैं नंबर्स में बात करूं कि हमें कितने डॉलर्स का नुकसान होगा तो ये बता पाना बहुत मुश्किल है, ये बहुत ज्यादा है। इसके बाद 17 वेनस का बंदा कहता है, अंत में जब कोई जानकारी पाने की जंग में हार जाता है तो बॉर्डर्स में भी सिपाहियों की सुरक्षा दांव पे लग जाती है, और बात आ जाती है नेशनल सिक्योरिटी की। यहाँ पे बात सिर्फ मिशन फेल होने की नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो हम बिना कोई जंग करे बहुत ही बुरी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कुरोदा हिकारू को हम जैसे तैसे बचा लें। मैंने एक शॉर्टकट रास्ते का बंदोबस्त करा है, अपने एरिस के बंदों को वो लोकेशन भेज दो। कुरोदा हिकारू को बचाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें जल्दी करना होगा, हमारे पास वक्त नहीं है। ये मिशन वक्त के खिलाफ है, लेकिन अगर उसकी मौत आनी ही है तो मैं कहना चाहूंगा कि हमें उसे। लेकिन एल्बर्ट ने अभी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पकड़ ली होती है और कहता है, 1 मिनट, तुम्हारी बातों में मैंने एक बहुत ही अजीब सी बात नोट करी। आखिर तुम्हें ये कैसे पता कि एरिस के एजेंट्स के पास अभी कुरोदा हिकारू है, जो तुम शॉर्टेस्ट रास्ता भेज रहे थे उन्हें? कुरोदा हिकारू और ब्यूरो के बीच में तो अब कोई कनेक्शन नहीं बचा ना। कुरोदा हिकारू अभी एरिस के पास है, ये जानकारी हमें तो बस सिर्फ अभी एरिस से ही मिल सकती है, तो तुम्हें कहाँ से मिली? इसका मतलब तुम्हें ये जानकारी दुश्मन से मिली। ये बंदा धप्पा हो चुका होता है, सबको पता चल चुका होता है ये दुश्मनों के साथ मिला हुआ है, इसलिए भागने की कोशिश करता है। इतने में ही शाशा इसके हाथ में चाकू मार के टेबल में चिपका देती है ताकि ये भाग ना पाए, और इसको कहती है, हिलना मत, तुम्हारे पास अब भी मौका है बात करके गलतफहमियों को दूर करने का। अगर तू चुपचाप से खड़ा रहा तो मैं तुझे जान से नहीं मारूंगी। डायरेक्टर भी हैरान होकर कहता है, क्या सच में इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है? लेकिन क्यों? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? दरअसल ये जो बंदा होता है अपनी सरकार से नाराज होता है, क्योंकि एक सेक्रेटरी कैंग नाम का बंदा था, उसका फ्यूनरल भी इन लोगों ने ठीक से नहीं करा था, और शायद कोई परिवार था जिसके साथ कुछ गलत हुआ था और उनको मुआवजा तक नहीं मिला था सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से। इसलिए ये बंदा रोते हुए डायरेक्टर को कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आखिर आपने वो सब क्यों करा? इससे पहले कि डायरेक्टर कुछ कह पाता, यहाँ की सारी लाइट्स चले जाती हैं और ये गद्दार यहाँ से ना जाने कैसे भाग जाता है। लेकिन एल्बर्ट समझ चुका होता है ये यहाँ पे अकेला नहीं है, क्योंकि किसी ने लाइट्स वगैरह ऑफ करके उसकी मदद करी है यहाँ से भागने में। गद्दार के हाथ से खून टपक रहा होता है और ये यहाँ से जाते जाते खुद से कहता है, शिट, आखिर मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ? मुझे जल्दी करनी होगी, मुझे यहाँ से निकलना होगा। लेकिन इतने में ही इसके पीछे से वो आ जाता है जिसने इसकी मदद करी, और गद्दार उसको कहता है, ओह, तो तुम आ गए, मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई, अब हम दोनों को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। दूसरी तरफ डायरेक्टर अब भी ये मानने को तैयार नहीं होता कि उसका बंदा गद्दार निकला, क्योंकि वो काफी समय से इस एजेंसी में था। एल्बर्ट कहता है, मुझे नहीं पता
अब हमें उससे ही पूछना होगा ये सब कुछ। लेकिन तुम उससे पूछोगे कैसे? वो यहाँ से भाग गया है, हम उसे नहीं पकड़ सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा दुश्मन क्या करता है और कितने दुश्मन हमारे आसपास छुपे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास अपने तरीके हैं। दूसरी तरफ जो बंदा यहाँ पे मदद करने के लिए आया था, उसने गद्दार का गला पकड़ के उसे हवा में उठा दिया होता है और उसको कहता है, क्या मैंने तुझे पहले बताया नहीं था? गलती मत करियो, अभी तो मैं तुझे यहाँ पे जान से भी नहीं मार सकता, इसलिए हमें सोच समझ के अपने बंदों को चुनना होता है। अबे तो इतना बड़ा ढक्कन कैसे हो सकता है कि वहां से भागते हुए भी खून की बूंदें जमीन में गिराता हुआ आया है? लेकिन इतने में ही इन दोनों के पीछे से कोई चलता हुआ आता है और दूसरी तरफ एल्बर्ट कहता है, हमारे पास कोई बहुत ही खतरनाक तरीके का प्लान नहीं है, हम बस करते ये हैं कि वॉर जोन में सिर्फ एक बंदे को खुला छोड़ देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे कमांडर इन चीफ की, यानी कि उस इंसान की जिसने वॉर हीरो के टाइटल को भी पीछे छोड़ दिया है और अब उन्हें कहा जाता है गॉड ऑफ वॉर। अब वही इंसान हमारी अकेली उम्मीद है। और फाइनली गॉड ऑफ वॉर गद्दारों तक पहुंच चुका होता है और उनके पीछे से कहता है, यहाँ पे क्या चल रहा है? मैंने इसके बारे में सुना, तो चलो चीजों को सही करते हैं। और यार जिनचॉल सच में कमाल का है, वॉर हीरो से अब ये गॉड ऑफ वॉर बन चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा टाइटल है। तो खैर ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।